जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें क्लास 10th में जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, उन चारों चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही उनके जो PYQs आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। क्लास 10th बेसिकली थोड़ा सा जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पार्ट है, जिसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़नी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, याद भी करनी पड़ती हैं। और ये थोड़ा सा स्कैरी भी लगता है, डर लगता है कि केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे से, क्योंकि 9th में हम जो मकारी करते हैं, हम जो 9th के अंदर एटम मॉलिक्यूल वाला चैप्टर है जहाँ पे फॉर्मूला मेकिंग आती है, तो इसको नहीं अच्छे से पढ़ते हैं। तो 10th क्लास में हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ऑलरेडी हम एक लेक्चर बना चुके हैं कि हाउ टू मेक अ केमिकल फार्मूला, आप उसको देखिए, टाइप कीजिए C फॉर केमिस्ट्री, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर में हमने बताया है कि किस तरीके से केमिकल फार्मूले बनते हैं, क्योंकि बिना केमिकल फार्मूले लिखे हम केमिस्ट्री में चारों चैप्टर में किसी भी चैप्टर को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज से हम चारों चैप्टर की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो हमारा है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो यहाँ पे भर भर के केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं। आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला मेकिंग याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला मेकिंग पे अच्छी कमांड कीजिए, ताकि चारों चैप्टर जो हैं हमारे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस हो, एसिड बेस और सॉल्ट हो, या मेटल नॉन मेटल्स हो, या फिर कार्बन एंड कंपाउंड हो, इन चारों चैप्टर के अंदर हमें काफी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। तो फॉर्मूला मेकिंग अगर आपको बहुत अच्छे से होगा तो आप केमिकल रिएक्शंस कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले क्लास 9th में हमें यह बताया गया कि किसी भी स्टेट के 2 चेंज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें पहला कहा जाता है फिजिकल चेंज और दूसरा कहा जाता है केमिकल चेंज। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे कि वाटर। वाटर का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब मुझे बताएंगे कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, और वाटर का जो स्टेट है वो स्टेट लिक्विड स्टेट होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फॉर्मूला लिक्विड स्टेट में तो H2 है, पर व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ आइस, या व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ वाटर वेपर, तो आइस का फॉर्मूला क्या होगा, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होगा। तो वाटर का फॉर्मूला तो हमें पता है, बट जैसे ही वाटर को आइस में कन्वर्ट किया तो उसका फॉर्मूला भी H2O होता है। बट चूंकि अब आइस सॉलिड स्टेट में आ चुका है, इसलिए उसके आगे S लगाया जाता है सॉलिड का। वाटर वेपर के केस में वाटर गैस में कन्वर्ट हो चुका है, वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए उसके आगे G या वेपर लगाया जाता है। तो बेसिकली जब किसी सब्सटेंस में कोई भी नया सब्सटेंस बन के ना आए, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज ना हो, ऐसे चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज। तो क्या है फिजिकल चेंज? देखिए जरा कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहां पे कभी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यूजुअली इट इज रिवर्सिबल। हम आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर वेपर को वापस ठंडा करके भी हम वाटर बना सकते हैं। वेपर्स को कंडेंस कर दिया जाए तो वापस वो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मली जो फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, उसमें सिर्फ क्या बदलता है? फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, लाइक शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा। शेप बदल गया, जैसे आइस, आपको पता है आइस क्यूब्स होते हैं, वाटर के केस में उसका शेप चेंज हो जाएगा, जिस कंटेनर में जाएगा, वेपर्स में शेप ही नहीं होगा। या फिर साइज बदल जाता है, उसका स्टेट बदल जाता है। एग्जाम्पल्स है मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग पेपर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये सब क्या है बच्चों? एग्जाम्पल हैं किसके? फिजिकल चेंज के। बट इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल चेंज, तो इन अ केमिकल चेंज ऑलवेज देयर विल बी अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल
व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया जिसे कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल चेंज में क्या होगा कि एक हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यूजुअली डिफिकल्ट टू रिवर्स, केमिकली जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है बट उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस लगाई जाती हैं। जैसे वाटर में से अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर से निकालना चाहें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया जाता है और वो बहुत टिपिकल सा मेथड होता है। तो रिवर्स किया जा सकता है बट उसको बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन बनाता है वाटर। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में होती है पर वाटर का स्टेट जो है वो लिक्विड होता है। हाइड्रोजन जो गैस है वो कंबस्टिबल है, हाइड्रोजन बर्न होता है विद अ पॉप साउंड। हम पढ़ेंगे आगे कि हाइड्रोजन गैस जब भी बाहर निकलती है और एक बर्निंग मैच स्टिक अगर लेके जाया जाए तो वो पॉप साउंड के साथ क्रिएट करती है और ऑक्सीजन के बिना बर्निंग हो नहीं सकता। मतलब ये गैस खुद बर्न होती है और ये गैस बर्निंग के लिए कंपलसरी है। पर इन दोनों से मिलके जो वाटर बनाए तो कहीं अगर आग लगती है तो और हम पानी अगर डालें तो आग बढ़ती नहीं है, आग बुझ जाती है। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब कि जब केमिकल चेंज होता है तो जो नया सब्सटेंस बना है उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट एटम से बदली जा सकती है, वो अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बार अलग हो या मिल जाए, मिल भी सकती है और अलग भी हो सकती है। तो केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज चेंज। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? केमिकल चेंज के। इसको थोड़ा सा अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यूजुअली केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज यूजुअली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है और एनर्जी चेंज जो ऑब्जर्व किया जाता है वो बड़ा स्मॉल सा चेंज होता है। सेम सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम अ अपीयरेंस, वो सब्सटेंस तो सेम होता है बट उसका अपीयरेंस बदल जाता है। एग्जांपल देखें, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है बट फॉर्मूला दोनों में वाटर है। वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम, दोनों केस में फॉर्मूला वाटर का H2O है बट स्टेट क्या हो गया? लिक्विड से गैस आ गया है। पेपर कटिंग, पेपर को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, वाटर में जाके शुगर डिसॉल्व हो जाता है बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाता। और वाटर अगर यहां से गायब कर दें इवोपरेशन के थ्रू तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? शुगर मिल जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ दें तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से फिजिकल चेंज होता है। तो क्या हो गया बच्चों फिजिकल चेंज? अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस में चेंज। केवल ये चीजें बदलें तो क्या होता है? फिजिकल चेंज ऑब्जर्व होता है। बट अगर केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज इन अ विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, जहां पे प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा है लोहे की कील, आयरन नेल, रस्ट के बाद वो कैसी हो जाती है? ब्राउन कलर की हो जाती है ना? जब जंग लगता है तो ब्राउन कलर की हो जाती है। पेपर को बर्न कर दिया तो पेपर को बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और ऐश बनता है। ऑन हीटिंग द प्रोटीन इन एग अंडरगो इरिवर्सिबल चेंज, गर्म करने पे अंडे का जो है वो प्रोटीन बदल जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, कर्ड में कन्वर्जन मिल्क का, ये केमिकल चेंज है। रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब ये होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम खाते कुछ और हैं
और डैश 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 नहीं बोलूंगा आगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चों, न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है, नोट कीजिए फटाफट से, सिंपल सा है ये। चलिए, तो पूरे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम फिजिकल और केमिकल चेंज में केमिकल चेंज को ही पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में आपको पहली एक्टिविटी जो गिवन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बर्नर है, बर्नर में से आग निकल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन। इस चीज को टोंग कहा जाता है, जो कैंची जैसा जिससे पकड़ रहा हुआ है मैग्नीशियम रिबन को। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो डिश है इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, और यहाँ पे व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अल्टीमेटली किया क्या जा रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उसको बर्न किया जा रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन तो सिल्वर जैसी एक स्ट्रिप होती है, सिल्वर कलर की, ग्रे कलर की एक स्ट्रिप होती है। और उसको जब बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग फ्लेम निकलता है। जैसे अपन दिवाली पे जब फुलझड़ी जलाते हैं तो जैसा लाइट निकलता है ना, वैसा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे ऐसा लाइट निकलता है। साथ ही बर्न करने के बाद वो पूरा मैग्नीशियम रिबन एक व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन तो व्हाइट थी नहीं, वो तो सिल्वर ग्रे कलर की होती है, पर गर्म करने पे, हीट करने पे वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, जो कि एक नया कंपाउंड बना है। तो ये एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अब यहाँ एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि साहब इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन क्यों किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो वो पड़े पड़े क्या होता है, जैसे रख दिया हमने उसको, ऐसा बैठा हुआ है मैग्नीशियम, तो आसपास का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या करता है, उस मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी का फायदा उठाता है और वो ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके उस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बना देता है। वो लेयर क्या होती है, उस मैग्नीशियम को इनर्ट कर देती है। बेसिकली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है। जैसे कि हम होली में होली खेलते हैं, तो आप लोगों ने भी होली खेली होगी। तो होली खेलने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे चेहरे पे ऑयल लगा लेते हैं या कोई क्रीम लगा लेते हैं, ताकि जो कलर है वो सीधे हमारी स्किन के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अगर वो सीधे स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि स्किन जो है वो थोड़ा सा, अगर हमारी सॉफ्ट स्किन है या थोड़ी सी नाजुक सी स्किन है तो वो स्किन को खराब कर देगा, या अगर कलर जो है वो अच्छा नहीं है, हर्बल कलर नहीं है, तो स्किन को खराब कर सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग कलर लगा के एक लेयर बना लेते हैं, ताकि वो कलर जो है वो उस ऑयल के साथ जाए, सीधे हमारी स्किन के साथ टच ना हो। वैसे ही क्या होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन होता है वो सराउंडिंग के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। अब जब तक ये प्रोटेक्टिंग लेयर है, आप अगर उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो तो वो बर्न होने वाला नहीं है। इसलिए एक सैंड पेपर लेते हैं और उस सैंड पेपर से ऐसा रब करके उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर देते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले उसको रिबन करना पड़ता है, उससे क्लीन करना पड़ता है। होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टंग्स, हमने उस पेयर ऑफ टंग से क्या किया, ऐसा पकड़ लिया। सीधे हीट नहीं कर सकते, हमें शक्तिमान नहीं बनना है। देन burn it using a split lamp or a burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure। तो ये जो बर्निंग के बाद एश बना है, ये बच्चों यही एश क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक नया सब्सटेंस है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे वो एक नया सब्सटेंस बनाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। यही क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्लियर है, समझ में आया। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे फुलझड़ी हम जलाते हैं तो जैसे फ्लेम निकलती है वैसा का सिमिलर, जैसा वैसा तो नहीं, थोड़ा बोले सर हम तो जला के देख रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है, मैग्नीशियम और ये दोनों सिमिलर जो है वो वैसा हो सकता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जलाया किसको था बच्चों, मैग्नीशियम को बर्न करा था, पर एक्चुअली बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब मैग्नीशियम का केमिकल चेंज हुआ है।
मैग्नीशियम का क्या हो गया है, केमिकल चेंज हुआ है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों हुआ है केमिकल चेंज? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो थे उन्होंने आपस में रिएक्शन किया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, केमिकल चेंज कहा गया है। ये है हमारी एक्टिविटी 1.1। क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू क्लीन बिफोर यूज। तो आंसर क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट डेवलप्स अ thin layer of magnesium oxide on its surface when exposed to air। जब वो एयर में एक्सपोज होती है तो अपने ऊपर एक क्या करती है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्साइड की एक थीन लेयर बना लेती है। दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग इजीली। यही ऑक्साइड लेयर क्या करती है, उसको आसानी से बर्न होने नहीं देती। We rub the ribbon with the sandpaper to remove the magnesium oxide layer and expose fresh magnesium। और सैंड पेपर से जब उसको रब करते हैं तो वो लेयर को हटा देते हैं और आसानी से हम उसको बर्न कर सकते हैं। और रिएक्शन जो होता है 2Mg plus O2 कन्वर्ट इनटू 2MgO। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? इट इज द काइंड ऑफ क्या है बेटा, केमिकल चेंज। इट इज अ केमिकल चेंज, ये एक टाइप का केमिकल चेंज है। क्लियर है? समझ में आया? बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन, हाउ वुड यू नो दैट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। वेरी नाइस क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो पहला तरीका जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, अच्छा केमिकल चेंज का मतलब ही क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। तो ये देखा जाता है कभी कभी कि उस नए सब्सटेंस में रिएक्शन में कलर बदल जाता है। तो पहला तरीका हो गया चेंज इन कलर, कि अगर कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंट था पर रिएक्शन के बाद येलो दिख गया, वॉयलेट दिख गया, ब्लू दिख गया, ग्रे दिख गया, ब्लैक दिख गया, तो चेंज इन कलर क्या बताता है हमें, रिएक्शन हुई है ये बताता है। कभी कभी चेंज इन स्टेट भी ये बता देता है कि रिएक्शन हुई है। आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पे क्या होता है कि सॉल्यूशन टाइप का दिखता है और जैसी रिएक्शन होती है तो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉलिड सब्सटेंस। तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो कभी कभी चेंज इन स्टेट भी क्या बता देता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो गया है, कि हीट निकल गई, बाहर निकल गई, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। हीट देनी पड़ रही है, ठंडा हो गया टेस्ट ट्यूब, तो हीट का इवॉल्यूशन या हीट जो है वो सप्लाई करना पड़ रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर से भी क्या पता चलता है कि रिएक्शन में जो है वो केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखा जाता है कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन में एकदम से गैस बाहर निकल जाती है। जैसे कि आपको जो सिलेबस में गैसेस पढ़नी है, एक तो ब्राउन गैस पढ़नी है, आपको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखेगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हुए दिखेगी केमिकल चेंजेस में। तो ये वो प्रोसेस है जिनमें अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो भी क्या होता है, ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे चेंज इन पीएच, कि यहाँ पे सॉल्यूशन का पीएच बदल जाए। अब पीएच क्या होता है सर, तो इसके लिए हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि चेंज इन पीएच हो जाए, पीएच बदल जाए। या फिर कभी कभी रिएक्शन में इतनी गंदी स्मेल आती है कि हमारा जी घबराने लगता है, या ऐसी स्मेल आती है कि जो बीमार कर देती है, सिर चढ़ा देती है। तो चेंज इन स्मेल से भी पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, पर 10th लेवल पे इतना सफिशिएंट है
कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन पीएच, चेंज इन स्मेल। इन सारे तरीकों से ये बताया जा सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर है, समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि किसी में केमिकल रिएक्शन हुई है। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बढ़े आगे। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस थी। नाउ द टॉपिक कम केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, यार देखा ये गया कि जैसे वो मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट फिर से ले लें, और अगर वो कोई हम साइंटिफिक बुक लिख रहे हैं और उसमें वो एक्सपेरिमेंट 100 बार आ जाए, तो 100 बार हमें लिखना पड़ेगा कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखते जा रहे हैं बार बार, तो उससे एक तो टाइप करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, या बार बार बोलना भी पड़ रहा है। और वैसे ही आप जेन अल्फा स्टूडेंट हो, बड़े आलसी टाइप के हो, ओके भी के करके खत्म कर देते हो, लॉल, बहुत सारे मीम्स वगैरह इमोजीज का यूज कर देते हो लिखने की बजाय। तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो थोड़ी इस टाइप की आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप ये जो बार बार स्टेटमेंट फॉर्म में है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस स्टेटमेंट फॉर्म वाले को कुछ छोटा बना दिया जाए? तो उन्होंने कहा हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? तो बोले जो बोल रहे हो उसको वर्ड्स में लिख दो। तो जैसे पूरे इसको लिखने की बजाय उन्होंने क्या किया, वर्ड इक्वेशन बना दी। क्या बना दी? वर्ड इक्वेशन। जैसे अगर उस मैग्नीशियम रिबन वाली की इक्वेशन को अगर हम लिखें इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, तो क्या बन जाएगा कि मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा था। अच्छा, बर्निंग का रिएक्शन किसके साथ हो जाए बच्चों? ऑक्सीजन के साथ। तो इसको ऑक्सीजन लिख दिया। और क्या कर रहा था वो बना के? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो हमने इतना सब कुछ लिखने की जगह क्या लिख दिया? इसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया। और ये वर्ड फॉर्म ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, वर्ड इक्वेशन कहलाता है। कि तो केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को अगर हम वर्ड्स में या सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या बन गई कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सर ये क्या बता रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों कहा गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन करते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ जाएं, तो उन रिएक्टेंट को लिख के उनको अलग अलग दिखाने के लिए बीच में प्लस लगा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लिखे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट कहा जाता है। जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा है तो इसको P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा लिखा जा सकता है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कोई अलग करने वाला चाहिए, कोई सेपरेट करने वाला चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? एक एरो बना दिया। तो एरो का जो हेड है, जो उसका आगे वाला हिस्सा है, वो किसकी तरफ होगा? प्रोडक्ट की तरफ। और जो उसका टेल है, पीछे वाला हिस्सा, वो किसकी तरफ होगा? रिएक्टेंट की। तो एरो क्या कर रहा है? एरो डिफरेंशिएट कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। अब कभी कभी रिएक्शन कुछ कंडीशन में हो जाती है, जैसे कि साहब सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के रिएक्शन मना कर देती है कि मैं तो ना हूं, या कोई प्रेशर चाहिए कि कुछ प्रेशर देना पड़ रहा है, या कोई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर देना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है। तो जो भी रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, वो रिएक्शन कंडीशंस कहाँ लिखी जाती है? एरो के ऊपर लिखी जाती है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को देख के हमें क्या क्या पता चल जाता है? हमें रिएक्टेंट कौन है पता चल जाता है, प्रोडक्ट कौन है पता चल जाता है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो वो पता चल जाते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? एरो। एरो के लेफ्ट हैंड में, मतलब एरो के पीछे की तरफ रिएक्टेंट, एरो के आगे की तरफ प्रोडक्ट्स। और अगर कुछ कंडीशंस हैं तो वो कंडीशंस कहाँ लिखी जाती हैं? एरो के ऊपर लिखी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन बाय सीइंग द केमिकल इक्वेशन, तो आप इसका आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है? तो ये था वर्ड इक्वेशन। फिर कहा कि यार केमिस्ट्री तो सिंबल्स और इनकी होती है,
तो क्या इन वर्ड इक्वेशन को और छोटा नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने बोला कर सकते। तो बोले पर उसके लिए आपको तो सिंबल याद करने पड़ेंगे। तो हमने बोला कर लेंगे। तो इसीलिए आपको कहा कि क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला मेकिंग होना चाहिए, क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड में नहीं लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ आया इक्वेशन का, उसे ही केमिकल इक्वेशन फाइनली कहा गया। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स करता है किसको? केमिकल रिएक्शन को। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट मैनर क्या है? केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो केमिकल रिएक्शन को फिर किस में रिप्रेजेंट करने लगे? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। और उसमें क्या होते हैं बच्चों? उसमें होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के फॉर्मूले। इसलिए हमें क्या याद करना जरूरी है? फॉर्मूला मेकिंग हमें आना चाहिए। बढ़े आगे। क्वेश्चन है व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अरे वाह, अभी हमने देखा क्या क्या समझ में आता है। हमें रिएक्टेंट पता चल जाते हैं कि रिएक्टेंट्स कहाँ हैं। हमें प्रोडक्ट पता चल जाते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। हमें रिएक्शन कंडीशंस पता चल जाती हैं कि किन किन रिएक्शन कंडीशंस में ये हो रहा है। और अगर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है तो उस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में हमें स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी मेंशन करना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम वाले का एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड होता है तो यहाँ पे S लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस होती है तो यहाँ पे G लिखेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर सॉलिड है तो उसको S लिखा जाएगा। तो हमें ये जो ब्रैकेट में S और G लिखा हुआ मिलता है ये क्या बताता है? स्टेट बताता है। तो S स्टैंड्स फॉर द सॉलिड, L स्टैंड्स फॉर द लिक्विड, L क्या बताता है बच्चों? लिक्विड बताता है। G क्या बताता है? गैस बताता है। अगर आपको VAP लिखा हुआ मिल जाए तो इट इज नॉट VIP। ये VAP मतलब वेपर्स होता है। एक आपको मिलेगा AQ का मतलब होता है बच्चों एक्वियस। एक्वियस का मतलब जिसे वाटर में प्रिपेयर किया जाए, वो सॉल्यूशन जो वाटर में प्रिपेयर किया जाए उसे एक्वियस कहा जाता है। कभी कभी आपको ऐसा एरो ऊपर की तरफ मिल जाएगा, इसका मतलब कोई चीज वहां से एस्केप हो गई है, जैसे कोई गैस बाहर निकल गई तो एरो ऊपर की तरफ बन गया। नीचे की तरफ एरो आ गया, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन बना है, PPT। क्या बना है? PPT, प्रेसिपिटेशन। कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो उसमें नीचे बैठ गया है, जैसे कि फिटकरी घुमाने पे गंदगी पानी के नीचे बैठ जाती है तो PPT। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? बाय डाउन एरो। तो ये सारी चीजें हमें किसी केमिकल इक्वेशन को देख के मिल सकती है, मिल सकती है नहीं, मिलती है कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, उनके स्टेट्स क्या हैं, और इतने स्टेट्स किसी केमिकल रिएक्शन के हो सकते हैं। आया समझ में? बढ़े आगे। समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ही आ गया है कि आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जल्दी से आंसर बताओ। ये X, ये Z और ऊपर क्या लिखा हुआ है? Y। तो X क्या हो गया बच्चों? स्टेट बता रहा है, मतलब KClO3 का फिजिकल कंडीशन कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। KCl का स्टेट बता रहा है, सॉलिड लिक्विड है गैस है। Z क्या बता रहा है? ऑक्सीजन का स्टेट बता रहा है। और Y एरो के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? रिएक्शन कंडीशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखें डी वाला, देखें जरा। X बराबर फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl बिल्कुल सही है। Y रिएक्शन कंडीशन बिल्कुल सही है। और Z फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया हुआ है इस पार्ट से। तो ये
फर्स्ट लेक्चर था हमारा जहां पे हमने फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में बात करी, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती है। चैप्टर बोल रहा हूं, अगला जो लेक्चर है इट विल बी ऑन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो आज के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।